गाइस ओशियानोग्राफी के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर। ओशियानोग्राफी के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि ओशियन रिलीफ आता है, इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियन आता है, इसके अंदर हमें ओशियानिक करंट्स देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें वेव्स, टाइड्स, सुनामी देखने को मिलती है, TSUNAMI सुनामी, राइट। और इसके अलावा इसके अंदर हमें क्रायोस्फीयर देखने को मिलता है, ठीक है, क्रायोस्फीयर। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 टॉपिक्स जो हमें मेन टॉपिक्स जो हमें ओशियानोग्राफी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये 5 मेन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, राइट। हम लोग स्टार्ट करेंगे किस चीज से? ओशियन रिलीफ से। तो ओशियन रिलीफ्स क्या होता है, तो इस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ओशियन रिलीफ्स के अंदर भी काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, इसको हमें समझना है। फिर इसके अलावा कॉन्टिनेंटल स्लोप्स क्या होते हैं, इसे हम समझेंगे। इसके अलावा ओशियन बेसिन्स या फिर एबिसल प्लेन्स क्या होते हैं, इसे हम समझेंगे। और उसमें भी काफी सारी चीज आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसके अंदर सबमरीन रिजेस क्या होती हैं, इसे समझेंगे। और ओशियन डिपॉजिट्स क्या होते हैं, इसे समझेंगे। तो ओशियन रिलीफ के अंदर भी 1 2 3 4 5 टॉपिक जो हैं वो आते हैं, इसे हम लोग एक एक करके पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले ओशियन रिलीफ का ही ये टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ओशियन रिलीफ का। और ओशियन रिलीफ में हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो इट इज द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द लैंड एडजॉइनिंग द कोस्ट। तो ये सबमर्ज पार्ट होता है जमीन का, जो कि कोस्ट में हमें देखने को मिलता है। देखो, आप गोवा वगैरह गए होगे, या फिर आपने फोटो देखी होगी, या फिर कहीं पर भी किसी भी बीचेस पे आप गए होगे, तो वहां पर बीच में हम लोग जो एरिया देखते हैं जहां पर हम खड़े होते हैं, और वहां पर हमारे पैरों पे जो पानी आता है, इंजॉयमेंट करते हैं, वहां पर थोड़ा तैरते भी, यानी कि थोड़ा सा उतना ज्यादा डीप एरिया नहीं होता, राइट। तो वो वाला जो एरिया होता है जहां पर लोग बाग तैरते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत सारे गेम्स वगैरह खेलते हैं, राइट, बीच के पास जहां पर पानी हल्का हल्का सा आता रहता है, तो वही वाला जो एरिया होता है वो होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो याद रखना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया होता है जो कि जहां से समुद्र एक्चुअल में स्टार्ट होता है, राइट। और बहुत शैलो एरिया होता है, बट एक्चुअली में शैलो तो ये हमें दिखता है, बट एक्चुअली कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है ना, वो काफी डीप तक जाता है, काफी बड़ा होता है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ। स्टार्ट तो इसकी वहीं से होती है कि जहां पर हमारे पैर थोड़े थोड़े से भीगने लगते हैं, राइट, पानी में। बट ये थोड़ा सा डीप होता है। कितना डीप होता है, तो मैं आपको अभी एक टर्म भी बताता हूं, ये चीज थोड़ा सा टर्म ध्यान में रखना। इस टर्म को कहते हैं हम लोग फैथॉम्स। क्या कहते हैं? फैथॉम्स। FATHOMS। क्या होता है ये? फैथॉम्स। और एक फैथॉम जो होता है वो 6 फीट के बराबर होता है। क्या होता है? 6 फीट के बराबर एक फैथॉम्स, राइट। तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है वो कितना डीप होता है, तो बताया जाता है कि ये 60 से लेकर 100 फैथॉम्स डीप होता है। 60 से लेकर 100 फैथॉम्स डीप, यानी कि काफी डीप होता है ये। इसकी गहराई काफी होती है, बट इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारे पैर थोड़े थोड़े भीगने लगते हैं। तो काफी गहराई तक ये हमें देखने को मिलता है। इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। It is shallow with water above the shelf usually being 60 to 100 fathoms deep, and 1 fathom equals to 6 feet. It is broad where mountains are away from the coast. ये ब्रॉड होता है, ये चौड़ा होता है उस एरिया पर जहां पर जो कोस्टल एरिया है उससे दूर हम लोग को पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो जिस भी कोस्टल एरिया से पहाड़ जो होते हैं वो काफी दूरी में होते हैं, तो वहां पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है ना, वो काफी चौड़ा हम लोग को नजर आता है। काफी चौड़ा जो है ये होता है, राइट, काफी ब्रॉड ये होता है। बट जिन एरियाज पर माउंटेन्स जो होते हैं इसके काफी नजदीक में होते हैं, तो उस एरिया पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है ना, वो थोड़ा नैरो हम लोग को नजर आता है। अब जो ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसके एग्जाम्पल के तौर पर आप नॉर्थ वेस्ट यूरोप जो है वो मेंशन कर सकते हो, या फिर उसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका आप मेंशन कर सकते हो। और जो नैरो जो यहां पर होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि जहां पर माउंटेन्स इसके नजदीक होते हैं, तो वो वाला जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है ना, वो नैरो होता है, राइट। नैरो वाले कॉन्टिनेंटल शेल्फ हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप वेस्ट नॉर्थ अमेरिका लिख सकते हो, या साउथ अमेरिका आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो प्रीलिम्स में आ सकती हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है वो कब क्या कंडीशन होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ब्रॉड होने की या नैरो होने की। तो 2 कंडीशन होती है। ब्रॉड जब होता है ये जब माउंटेन्स इसके दूरी पर होते हैं, और नैरो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जब होता है क्योंकि देखो यहां पर समुद्र है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होगा वो नैरो होगा, थोड़ा सा पतला टाइप का हमें देखने को मिलेगा। तो उस एरिया पर होता है जहां पर माउंटेन इसके नजदीक में हम लोग को नजर आते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर
बताई जा रही है और उसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए। तो एवरेज विथ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की कॉन्टिनेंटल शेल्फ की एवरेज विथ हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। और द वाइडेस्ट शेल्फ इज फाउंड अलोंग द ग्लेशिएटेड कोस्ट ऑफ साइबेरिया। तो सबसे वाइड जो शेल्फ हम लोग को देखने को मिलता है वो कहां पर है, तो वो साइबेरिया पर है, राइट, साइबेरिया, लिख लो कहीं पर, साइबेरिया पर सबसे वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ हम लोग को देखने को मिलता है। ग्लेशिएटेड कोस्ट, वो कि पूरा बर्फ वाला कोस्ट हम लोग को वहां पर नजर आता है। वेयर इट एक्सटेंड्स आउट रफली 800 माइल्स, तो 800 माइल्स तक रफली ये हमें देखने को मिलता है, राइट। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स कंप्राइज अबाउट 7.5% ऑफ द टोटल ओशियन बॉटम्स। तो जितना भी टोटल ओशियन होता है ना, पूरा का पूरा जितना भी ओशियन है उसका 7.5% सॉरी 7.5% जो है वो टोटल ओशियन का बॉटम का कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स रिप्रेजेंट कॉन्टिनेंटल लैंड विच हैज बीन इनंडेटेड बाय राइज इन सी वाटर लेवल। तो ज्यादातर जो हम लोग को कॉन्टिनेंटल शेल्फ वहीं पर देखने को मिलते हैं जहां पर जो सी लेवल जो होता है ना, वो आगे जैसे ही चलते आओगे सी लेवल जो है वो बढ़ता हुआ हम लोग को नजर आएगा, ये घटेगा नहीं, बढ़ता हुआ नजर आएगा सी लेवल, राइट, क्योंकि समुद्र की तरफ जो है वो आप जा रहे हो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। बट कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कोस्ट होते हैं जहां पर सी लेवल थोड़ा सा बीच में आकर डाउन हो जाता है। वो क्यों होता है तो वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे चीजें होती हैं, वो आपको भी ओशियन रिलीफ में पता लगेगा कि ओशियन के अंदर कुछ ऐसे मतलब हम लोग को स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिसके कारण से पानी जो है वो गहराई ना होकर पानी जो है वो कम होने लगता है थोड़े समय के बाद। फिर भले ही बाद में आकर गहरा हो जाएगा, बट थोड़े समय के बाद जो है वो कम होने लगता है पानी। तो उसकी भी मैं आपको बताऊंगा, उसके पूरे कॉन्सेप्ट आके क्लियर हो जाएंगे। बट एक चीज ध्यान में रखना कि ज्यादातर जितने भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं वो ऐसे ही हैं कि जैसे ही वो आगे जाओगे तो उसमें ओशियन जो है वो डीप होता नजर आएगा, ठीक है, यानी कि सी वाटर लेवल जो है वो राइज होता हुआ हमें आगे चल के नजर आएगा। मैनी रिगार्ड देयर फॉर्मेशन ड्यू टू इरोजनल वर्क ऑफ द वेव्स और ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ लैंड ड्यू टू सेडिमेंट्स डिपॉजिट बाय रिवर्स ऑन ऑफशोर टेरेसेस। तो ज्यादातर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनते कैसे हैं, तो ऐसा मानना है कि जो नदी है, अब नदी जो है वो समुद्र में आकर मिलती है, तो नदी अपने साथ वेरियस सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स वगैरह जो है वो लेकर आती है। तो उसके कारण डिपॉजिट जब ये लेकर आती है तो यहाँ पर जो जमीन वाला जो एरिया है ये बढ़ता जाता है, राइट, आगे आगे होता जाता है जमीन वाला एरिया। तो जैसे जैसे ये जमीन वाला एरिया आगे आगे बढ़ता जाएगा, होता जाएगा, वैसे वैसे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी जो है वो बड़ा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। तो ये वाली बात यहां पर बताई गई। इसके अलावा एक और चीज है, जैसे कि वेव्स वगैरह जो आती हैं, वेव्स क्या करती हैं, वेव्स जैसे कि मतलब एक कोई पत्थर है तो वेव बार बार उस पत्थर पे टकराएगी तो पत्थर क्या होगा, चूर होता जाएगा, उस पत्थर का चूरा होता जाएगा और वो धीरे धीरे करके लैंड फॉर्म में जो है वो बनता जाएगा, राइट, जमीन जो है वो बनती जाएगी उसकी, बार बार पत्थर को ये तोड़ेगा तो, है कि नहीं। तो ये वाली चीज इस प्रकार की हमें इसकी देखने को मिलती है। अब इसके अलावा जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ रीजन जो होता है ना, ये एक ट्रांजिशन जोन के तौर पर भी हमें देखने को मिलता है। किसका ट्रांजिशन होता है, तो द शेल्फ रीजन इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन फ्रेश वाटर रन ऑफ फ्रॉम द लैंड एंड मोर सलाइन ऑफ द सी, वाटर ऑफ द सी। मतलब कि देखो समुद्र का पानी जो है वो खारा पानी है, राइट, और नदी से जो पानी आ रहा है वो फ्रेश वाटर हमें देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा जोन होता है जहां पर फ्रेश वाटर जो होता है नदी से जो आया होता है वो सलीन वाटर जो होता है यानी कि ओशियन का, तो उसके साथ जो है वो मिक्स होता हुआ हमें नजर आता है। उसका एक ट्रांजिशन जोन के तौर पर हमें देखने को मिलता है। और इट इज एन एरिया ऑफ ग्रेट मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ जनरली अनस्टेबल वाटर कंडीशन। तो ये ग्रेट मिक्सिंग ऑफ वाटर इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। तो ड्यू टू लिमिटेड डेप्थ ओशियन करेंट्स नॉर्मली रन पैरेलल टू द शोर इन दिस रीजन। तो जो ओशियन करंट जो होते हैं ना, क्योंकि इसमें इसकी जो डेप्थ होती है ना वो उतनी ज्यादा होती नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि ओशियन करंट्स आपको जितने भी दिखाई देंगे, ओशियन करंट्स का भी टॉपिक हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो जितने भी ओशियन करंट्स वगैरह जो होते हैं ना, आप देखिएगा कोस्टल एरिया जो होते हैं ना उसके आसपास हम लोग को नजर आते हैं। कोस्टल एरिया के पास में ही आपको पूरे जितने भी ओशियन करंट है, वार्म ओशियन करंट या फिर कोल्ड ओशियन करंट, जितने भी आपको दिखाई देंगे मैक्सिमम, तो आपको बिल्कुल कोस्टल एरिया के पास ही दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आप फोटो भी देखना चाहो तो मैं आपको इसकी फोटो भी दिखाता हूं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जितने भी करंट्स है, जैसे कि ये पेरू करंट काफी फेमस है, पेरू करंट हो गया, जैसे कि आप देखो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहां पर करंट कुरुशियो, ओयोशियो, तो ये सब आप देखो कोस्टल एरिया के पास है, जितने भी हैं कोस्टल एरिया के पास आपको नजर आ रहे हैं ये सब ओशियन करंट्स। और ओशियन करंट के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए, और ओशियन करंट का भी टॉपिक है आगे चल के आप लोगों के लिए।
ठीक है। तो ये जितने भी ओशन करंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये सभी के सभी जितने भी ओशन करंट्स है कहाँ पर है, तो ये यहीं पर ही हम लोग को नजर आते हैं, राइट, इसी जगह पर, कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास, राइट, कोस्टल एरियाज के पास। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई है। अच्छा, इसके अलावा द शैलो वाटर, द शेल्फ इनेबलिंग सनलाइट टू पेनिट्रेट टू द बॉटम ऑफ द ओशन एंड इंकरेजेस ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड प्लैंक्टन्स। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही आपको प्लैंक्टन्स दिखाई देते हैं, प्लैंक्टन्स, राइट। और आपको बता देगा इसकी ये प्लैंक्टन्स जो होते हैं ये मछलियों के लिए फूड के तौर पर होते हैं, इसलिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बेस्ट फिशिंग साइट के तौर पर भी हमें देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फिशिंग एक्टिविटीज जो भी होती हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होती है। तो फिशिंग एक्टिविटीज कहाँ पर होती हैं सबसे ज्यादा, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ये बेस्ट फिशिंग प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि कुछ रिच फिशिंग ग्राउंड्स की बात करें तो ग्रैंड बैंक ऑफ न्यू फाउंड लैंड इन नॉर्थ अमेरिका, तो न्यू फाउंड लैंड के पास हमें नॉर्थ अमेरिका में ग्रैंड बैंक देखने को मिलता है एक, राइट, ग्रैंड बैंक के नाम से फेमस है ये फिशिंग ग्राउंड। इसके अलावा हम लोग बात करें नॉर्थ सी में डॉगर बैंक हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे मिनरल्स, सैंड, ग्रेवल्स हमें नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस भी यहीं पर ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ही पाए जाते हैं। जैसे कि बॉम्बे हाई हो गया एग्जांपल के तौर पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस का, पर्शियन गल्फ हो गया, नॉर्थ सी हो गया, गल्फ ऑफ फ्लोरिडा हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर मौजूद हम लोग को नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का रिसोर्स हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये पूरी चीजें हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको समझाई, और इससे बाहर का कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में आपको जानने की आवश्यकता नहीं, ना ही इससे बाहर का कुछ पूछा जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पूरी डिटेल में हमने हर एक चीज जो है वो जानी। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में कि ये कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो अब डिस्कस करते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। तो एट द सीवर्ड एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ द स्लोप बिकम्स मच स्टीपर। तो समुद्र की तरफ जाते हैं जैसे जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, तो फिर एक एरिया आता है जो कि थोड़ा सा हम लोग को ढलान वाला देखने को मिलता है, राइट, समुद्र की तरफ वाला। तो ये जो एरिया जो होता है वो होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप का, राइट। और ये काफी गहरा एरिया हम लोग को नजर आता है, डीपर और स्टीपर एरिया ये हमें देखने को मिलता है। इट इज द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ब्लॉक, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक का ये एज होता है, और इट इज द लिंक बिटवीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द डीप सी फ्लोर। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और डीप सी फ्लोर के बीच का लिंक जो है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप हमें देखने को मिलता है, राइट। और द ड्रॉप ऑफ इज रैपिड, तो ड्रॉप ऑफ जो होता है वो काफी तेज होता है, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, ये लॉजिक वाली चीज है कि यहाँ पर ऊपर अगर सेडिमेंट्स रखे रहेंगे, राइट, रिवर्स जो होती हैं वो सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आती हैं, तो वो सेडिमेंट्स अगर ढलान पे रखे रहेंगे तो ऑब्वियस बात है कि एकदम तेजी से वो सेडिमेंट जो है वो नीचे जाकर गिर जाएंगे, राइट, नीचे इकट्ठा होने लगेंगे। तो यहाँ पर जो ड्रॉप ऑफ होता है वो काफी रैपिड होता है, और इसकी जो ढलान जो होती है, ग्रेडियंट जो हम लोग को देखने को मिलती है स्लोप की, वो 2 से लेकर 5 डिग्री के बीच की कुछ हम लोग को नजर आती है, राइट। और बताया जा रहा है कि इसकी जो डेप्थ होती है, इसकी जो गहराई जो होती है कॉन्टिनेंटल स्लोप की, वो 200 से लेकर 3000 मीटर तक की हो सकती है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और द कॉन्टिनेंटल स्लोप रिजेंबल्स अ स्टीप क्लिफ दैट हैज बीन इरोडेड बाय हैवी रेन्स। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि भारी वर्षा जो है वो इस प्रकार के एरिया को, जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ चला हुआ आ रहा है, तो भारी वर्षा होती है, वो क्या करती है, वो एक एरिया को जो है वो नीचे धंसा देती है। तो इस प्रकार से रिजेंबल करता है ये, यानी कि दर्शाता इस प्रकार से है ये कि वर्षा जो है वो वर्षा ने ये कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो उसको बनाया है, तैयार किया है, राइट। और इट्स मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स आर द सबमरीन कैनियन। तो क्या कैनियन, CANYONS, तो इसका एक बेहतरीन फीचर जो है वो है कैनियन। तो कैनियन क्या होता है इसको मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। तो कैनियन जो है गाइस, ये इस प्रकार के फीचर हम लोग को देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप में, राइट। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जैसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो खत्म हुआ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो शुरू हो गया, राइट। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप में बीच में एक ऐसा एरिया होता है, या कहीं पर एक ऐसा एरिया होता है वहां पर कॉन्टिनेंटल स्लोप में, जहां पर एक दरार जो है वो पड़ जाती है,
राइट, एक दरार पड़ जाती है और वो दरार जो है वो काफी लंबी हम लोग को नजर आती है, ठीक है, यानी कि ऐसा लगता है कि एक बीच में खाई जो है वो बन गई है। तो ये बनती कैसे, तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ आप, सिंपल सा लॉजिक। तो देखो क्या होता है कि जो नदियां वगैरह जो होती हैं, नदियां वगैरह होती हैं, वो अपने साथ सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स वगैरह लेकर आती हैं। अब वो जो सेडिमेंट डिपॉजिट है, वैसे तो नहीं है कि वो एक ही तरीके के डिपॉजिट जो है वो नदी लेकर आ रही है, कुछ बड़े डिपॉजिट भी होंगे, राइट, कुछ भारी डिपॉजिट्स भी होंगे, वो भी अपने साथ लेकर आ जाती है। जैसे मान लेता हूं मैं कि एक नदी जो है वो अपने साथ एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर आ गई, ठीक है, पत्थर बहुत भारी है। अब क्या हो रहा है कि पत्थर जमीन पर धंस गया है, ठीक है, पत्थर जमीन पर धंस गया, पीछे से नदी का फ्लो भी आ रहा है, पानी का फ्लो भी आ ही रहा है, राइट, जो कि इस पत्थर को ढकेल रहा है। इसके पीछे और भी छोटे छोटे सेडिमेंट्स आए हुए हैं, राइट, जो कि इस पत्थर के ऊपर वेट डाल रहे हैं और उसको आगे की तरफ घसीट रहे हैं। तो जब एक भारी भरकम पत्थर जब जमीन पर घिसटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जमीन का नीचे का जो एरिया है, राइट, जैसे कि मान लो कि एक बड़ी चट्टान को आप रख दो, ठीक है, चट्टान को रख दो आप इसमें मिट्टी पे, और पीछे से उस पर धक्का लगाओ, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि चट्टान जैसे जैसे आगे घिसती जा रही है, नीचे वाला जो एरिया है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो डीप भी होता जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज होती है कि जो सेडिमेंट जो होते हैं, जो नदी से सेडिमेंट्स आ रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली एक एरिया पर नीचे की तरफ जो है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, नीचे मिट्टी की तरफ या जमीन की तरफ प्रेशर क्रिएट करते हैं, और वो एक गड्ढा टाइप का बना देते हैं। और ये काफी लंबा हम लोग को देखने को मिलता है, काफी जो है वो उसका स्ट्रेच काफी बड़ा रहता है, राइट। तो ऐसी जो चीज होती है उसको हम लोग कैनियन जो है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैनियन। तो ये जो फीचर है इसका, ये जो कि हम लोग को कॉन्टिनेंटल स्लोप में देखने को मिलता है, वो होता है कैनियन। तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि कैनियन जो है वो कहाँ पर नजर आता है, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप पर हम लोग को कैनियन देखने को मिलता है। तो ये इसका एक काफी बेहतरीन फीचर इसका हम लोग को नजर आता है, राइट, कॉन्टिनेंटल स्लोप का। इसके अलावा These canyons are thought to have been formed or cut out by turbidity currents। तो जो पानी का फ्लो जो होता है उसके थ्रू हमें देखने को मिलता है कि ये कैनियंस जो है वो बन जाते हैं। एंड दे आर डेंस सेडिमेंट लाडन करंट्स दैट फ्लोज अलोंग द ओशियन फ्लोर। तो ओशियन फ्लोर पर ये फ्लो करते हैं, राइट। और सम ऑफ दीज कैनियंस आर इक्वल इन साइज टू द ग्रैंड कैनियन। तो कुछ कुछ कैनियन इतने बड़े होते हैं कि वो ग्रैंड कैनियन के बराबर होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है। तो देखो ग्रैंड कैनियन हमें देखने को मिलता है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर एक नदी है कोलोराडो नदी, एरिजोना यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो वहां पर ये ग्रैंड कैनियन है। और कितना लंबा ये ग्रैंड कैनियन है, तो बताया जाता है 446 किलोमीटर लंबा ये ग्रैंड कैनियन हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है। और इसकी डेप्थ जो है वो 6093 फीट की है, या फिर 1857 मीटर्स की इसकी गहराई, इसकी डेप्थ हम लोग को ग्रैंड कैनियन की देखने को मिलती है। And at the seaward end of these canyon, large amounts of sediments are deposited and spread out in a fan like manner to form the continental rise। तो अब ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो होता क्या है, अब कॉन्टिनेंटल राइज की बात होती है और फिर इसके आगे फिर ओशियन बेसिन हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देखो लॉजिक वाली बात है। अब जैसे कि ये हमने बात करी इसकी कैनियन की, तो कैनियन जहां पर आकर खत्म होता है, या जहां पर आप ये कह सकते हो कि कॉन्टिनेंटल स्लोप लगभग हम लोग को खत्म होती हुई नजर आती है, देखने को मिलती है। तो मैंने भी आपको क्या बताया था कि नदियों से जो है वो क्या आ रहा है, नदी जो है वो अपने साथ किस चीज को लेकर आ रही है, नदी अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर आ रही है। अब ये सेडिमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली आगे की तरफ फ्लो होते रहते हैं, क्योंकि पीछे भी सेडिमेंट जो है वो आते आते हैं, उस पर वेट लगता है और वो आगे जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं ये सेडिमेंट्स। तो नदी के फ्लो के कारण भी या फिर समुद्र की वेव्स के कारण भी ये सेडिमेंट जो है वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो जब ये सेडिमेंट्स आगे जाते रहेंगे, और ऑब्वियस ही बात है कि स्लोप पर तो ये रुके नहीं रहेंगे, क्योंकि स्लोप में तो ढलान रहती है तो नीचे आगे गिर जाएंगे। तो जहां पर ये स्लोप खत्म होगी, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे सेडिमेंट जो है वो इकट्ठा नहीं हो जाएंगे, जमा नहीं हो जाएंगे। तो वाली बात यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि सीवर्ड एंड पर हमें देखने को मिलता है कि जो काफी सारे सेडिमेंट्स आकर इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर उसमें क्या होता है, एक कॉन्टिनेंटल राइज हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक जगह पर जैसे कि एक स्लोप है, ठीक है, स्लोप पर यहां पर अगर सेडिमेंट्स इकट्ठा होते जाएंगे लगातार, ठीक है, ये इकट्ठा होते रहेंगे, तो आपने क्या देखा, यहां से ये फ्लो नीचे आया और फिर ये ऊपर हो रहा है, राइट, ये फ्लो ऊपर जा रहा है क्योंकि यहां पर नीचे सेडिमेंट्स जो है वो इकट्ठा हो गए, जमा हो गए, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल राइज। और द कॉन्टिनेंटल राइज इज फाउंड सीवर्ड ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप के समुद्र की तरफ, यानी कि उस तरफ एंड में हम लोग को कॉन्टिनेंटल स्लोप के एंड पे कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिलता है इन अप्रॉक्सीमेटली 500 फैथॉम्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर पानी जो होता है वो 500 फैथॉम्स के बराबर होता है। और फैथॉम्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि, तो बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि एक फैथॉम जो है वो कितने फीट पानी होता है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ।
तो यहाँ पर 500 फेथॉम्स पानी लगभग नजर आता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ थिक सेडिमेंट डिपॉजिट्स दैट कवर इरेगुलर रिलीफ फीचर। तो यहाँ पर काफी थिक जो है वो डिपॉजिट्स हम लोग को सेडिमेंट्स के देखने को मिलते हैं जो इरेगुलर फीचर्स बनाते हैं। एंड दीज डिपॉजिट स्लोप्स जेंटली सीवर्ड फॉर्मिंग द एबिसल प्लेन ऑफ द डीप ओशियन बेसिन। तो फिर ये वाला जो यहाँ पर जो होता है ना कि यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो काफी सारे हमें देखने को मिलता है कि ये जो सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर वो क्या बना लेते हैं, ओशियन बेसिन या एबिसल प्लेन जो है वो बनाने लगते हैं। और अलग अलग यहाँ पर इसके फीचर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। एंड एट द सीवर्ड एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल राइज द वाटर डेप्थ इज अबाउट 1500 फैथॉम्स। तो कॉन्टिनेंटल राइज के बिल्कुल एंड पर, राइट, तो हमें देखने को मिलता है कि पानी जो होता है वो 1500 फैथॉम्स के बराबर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। अब हम लोग चर्चा करेंगे ओशियन बेसिन के बारे में या फिर एबिसल प्लेन। तो ओशियन बेसिन के अंदर भी गाइस काफी सारे फीचर्स हम लोग को नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसमें जैसे कि सी माउंट हो गया, इसमें ग्यूऑट्स हो गया, राइट, ग्यूऑट या फिर इसको टेबल माउंट भी बोलते हैं। फिर हो गया एटॉल, ठीक है, ATOLLS एटॉल्स। फिर इसके बाद हमें फीचर जो देखने को मिलता है वो है वॉल्केनिक आइलैंड्स और ट्रेंचेस। तो ये पूरी चीजें क्या होती हैं इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो ये अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ओशियन बेसिन या फिर एबिसल प्लेन का चल रहा है। तो हमने अभी तक 3 टॉपिक्स जो है वो देखें। कौन से 3 टॉपिक? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज। और अब ये राइज के बाद अब ये फीचर्स वाली कहानी आ रही है, वो है ओशियन बेसिन या एबिसल प्लेन। तो आपको बता दें कि अबाउट 40% ऑफ द ओशियन फ्लोर इज रिलेटिवली फ्लैट बेसिन फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द सी फ्लोर। तो मैंने भी आपको समझाया था कि समुद्र पर जो है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद जो सेडिमेंट्स इकट्ठा होने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, एक परत जो है वो काफी बड़ी सी जो है वो बना लेते हैं, राइट। तो जब ये परत जो बन जाती है इसको हम लोग जो है वो ओशियन बेसिन कहते हैं। और बिल्कुल फ्लैट सरफेस जो है वो इसका लगभग पूरे ओशियन का 40%, ओशियन फ्लोर का 40% हमें देखने को मिलता है जो कि फ्लैट है। तो अबाउट 40% ऑफ द ओशियन फ्लोर इज रिलेटिवली फ्लैट बेसिन फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द सी फ्लोर। इट्स डेप्थ वेरीज फ्रॉम 3000 टू 5000 मीटर्स। तो 3000 से 5000 मीटर की इसकी डेप्थ हम लोग को, इसकी गहराई हम लोग को देखने को मिलती है। द ओशियन बेसिन अकाउंट्स फॉर 76% ऑफ द ओशियन फ्लोर। और ओशियन बेसिन या एबिसल प्लेन जो है वो 76% है ओशियन फ्लोर का। हाउएवर सुपर इम्पोज्ड ऑन दिस वेरी फ्लैट प्लेन आर मैनी रग्ड रिलीफ फीचर। तो इस फ्लैट प्लेन पर यानी कि इस ओशियन बेसिन पर काफी सारे फीचर्स बनते हैं। अब फीचर कैसे बनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये बात तो बिल्कुल कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली है। पूरा खेल जो है मैंने अभी आपको बताया था कि सेडिमेंट्स का है। अब देखो सेडिमेंट जो है वो एक जैसे तो साइज के होंगे नहीं, कुछ अलग होंगे, कुछ भारी होंगे, कुछ हल्के होंगे, राइट। तो जो कुछ ऐसे सेडिमेंट्स होंगे जैसे कि कुछ सेडिमेंट भारी हैं। अब कोई सेडिमेंट जो है वो भारी आके यहाँ पर इकट्ठा हो गया तो क्या होगा कि कुछ कुछ सेडिमेंट जो है वो इसके ऊपर से जो है वो जाने लगेंगे, राइट। मतलब क्योंकि इधर से तो दबाव आ ही रहा है, एक तरफ से नदी का दबाव आ रहा है, सी वेव्स का दबाव आ रहा है, तो ये करंट जो है वो फ्लो कर रही हैं, राइट। तो वो क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, फीचर जो है वो बन रहा है। अब धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये फीचर जो है वो एक पहाड़ टाइप का जो है वो बन जाता है इस प्रकार से, राइट। और पहाड़ की साइज के अकॉर्डिंग ये अलग अलग तरीके के होते हैं, इनके फीचर अलग अलग टाइप के बन जाते हैं, तो इनको अलग अलग नाम जो है वो दे दिया जाता है, राइट। तो ये वाली चीज बताई जा रही है। तो ऐसे जो फीचर्स होते हैं इसमें काफी सारे फीचर्स आते हैं, सी माउंट्स, ग्यूयॉर्ड्स, एटॉल्स, ट्रेंचेस। तो ये सब फीचर्स इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो एक एक करके बात करते हैं इन सब फीचर्स के बारे में। जैसे कि स्टार्ट करेंगे हम लोग सी माउंट से। सी माउंट नाम से ही समझ में आ रहा है, समुद्र का माउंटेन, सी माउंट, राइट। तो सी माउंट्स आर सबमर्ज, तो पानी के नीचे होता है, आइसोलेटेड पिनाकल माउंटेन्स राइजिंग 3000 फीट और अबव द सी फ्लोर। तो सी फ्लोर के 3000 या उससे ऊपर फीट पर ये हम लोग को नजर आते हैं, राइट, सी फ्लोर से। और इसके अलावा अब ग्यूऑट्स या फिर टेबल माउंट की बात करें तो ग्यूऑट और टेबल माउंट भी 3000 फीट या उससे ऊपर के रहते हैं, समुद्र के नीचे ही रहते हैं। बट इसके फीचर में हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है, इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, इसलिए इसको फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जिसका फ्लैट टॉप होगा वो क्या होंगे, ग्यूऑट। तो ये चीज ध्यान में रखना। और जिसका कोनिकल नॉर्मली माउंटेन की तरफ जो है वो माउंटेन की तरह जो हम लोग को उसका टॉप देखने को मिलेगा वो होते हैं सी माउंट, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस हम लोग को एक सी माउंट और ग्यूऑट के बीच का देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें एटॉल्स की, ATOLLS एटॉल्स की बात करें तो ये भी होते हैं सी माउंट्स या फिर ग्यूऑट। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, या तो सी माउंट हो सकते हैं या ग्यूऑट हो सकते हैं, right, that have broken the surface and coral deposits have built upon and around the rim. The coral forms a reef around a shallow body of water
दैट इज कॉल्ड अ लगून। तो होता बताऊं क्या है, इसमें ये टूट जाते हैं, मतलब कि सी माउंट और ग्योट जब टूट जाते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ग्योट की, तो ग्योट को आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको एक सर्कल दिखाई देगा इसके ऊपर, राइट, क्योंकि फ्लैट टॉप इसका हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर ग्योट के ऊपर आपको सर्कल दिखाई देगा। तो इसमें क्या होता है कि नीचे वाला हिस्सा जो है वो टूट जाता है। जब ये नीचे वाला हिस्सा टूट जाता है तो इसके बीच में जो है वो पानी भर जाता है, राइट, इसके बीच में जो है वो वाटर बन जाता है। तो ऐसा एरिया जो हम लोग को ऊपर से देखने को ऐसा नजर आता है कि इसके बीच में जो है वो पानी भर गया और ये एक सर्कल जो है वो हम लोग को ऊपर से नजर आता है। तो ऐसे जो एरियाज जो होते हैं तो वो हम लोग को क्या नजर आते हैं, एटॉल्स के तौर पर हमें नजर आते हैं। फिर इसके अलावा वॉल्केनिक आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है। दीज आइलैंड अकर इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स, जैसे कि आइलैंड आर्क्स की बात करें तो ये आइलैंड जो होता है वो ग्रुप पे होते हैं या फिर इंडिविजुअली हम लोग को देखने को मिलते हैं। एंड दे आर फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन, राइट, वॉल्केनिक इरप्शन के तौर पर ये हमें नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं, राइट। और अबाउट 10,000 volcanoes dot the ocean floor and they are especially abundant in the western Pacific basin। तो ओशियन फ्लोर पर लगभग 10,000 हम लोग को वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं और बताया जाता है कि वेस्ट पैसिफिक बेसिन में ये सबसे ज्यादा हम लोग को नजर आते हैं, राइट। और हवाईयन आइलैंड, काफी फेमस हवाईयन आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है और ये जो है वो बेस्ट नोन एग्जांपल है वॉल्केनिक आइलैंड का, हवाईयन आइलैंड। आप यूनाइटेड स्टेट्स के थोड़ा सा वेस्ट की तरफ देखोगे तो आपको हवाईयन आइलैंड जो है वो नजर आएगा, दिखाई देगा, राइट। इसके अलावा हम लोग को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पर जो आइलैंड देखने को मिलता है वॉल्केनिक आइलैंड वो है सुर्टसी, SURTSEY, सुर्टसी आइलैंड, राइट। तो ये आप लोग को कहां पर नजर आएगा, आप आइसलैंड के साउथ की तरफ थोड़ा सा देखेंगे, आइसलैंड को वर्ल्ड मैप में देखो आप और उसके साउथ की तरफ आप देखो तो फिर आपको ये वाला जो एक आइलैंड छोटा सा नजर आएगा वो है सुर्टसी आइलैंड। देखो आप आइसलैंड की तरफ चले जाओ, आइसलैंड पे आप साउथ की तरफ देखो आप, तो आपको एक छोटा सा आइलैंड जो है वो आइसलैंड के साउथ में आपको नजर आएगा और ये जो है वो है सुर्टसी। तो ये वॉल्केनिक आइलैंड हम लोग को नजर आ रहा है, ठीक है, सुर्टसी आइलैंड। और यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट की तरफ भी हम लोग को हवाईयन आइलैंड जो है वो देखने को मिलता है, हवाईयन आइलैंड, राइट, हवाईयन आइलैंड। तो ये वाली चीज जो है वो थोड़ी सी पता होनी चाहिए, सब वॉल्केनिक आइलैंड्स है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंचेस के बारे में, ठीक है, ट्रेंचेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो ट्रेंचेस वाला जो फीचर होता है कुछ नहीं है, ट्रेंच जैसे मरीना ट्रेंच के बारे में आपको पता होगा, समुद्र में एक ऐसा फीचर बन जाता है जो कि गहरा हम लोग को नजर आता है, डीप हम लोग को फीचर देखने को मिलता है, राइट। तो वो वाला जो फीचर है वो क्या कहलाता है, ट्रेंच कहलाता है। तो ट्रेंच किसको हम लोग कहेंगे, जो एक गड्ढा जो है वो बना देता है वी शेप का, तो वो होता है ट्रेंच। तो ट्रेंचेस आर लॉन्ग, नैरो एंड रिलेटिवली स्टीप साइडेड डिप्रेशन, राइट, स्टीप साइडेड यानी कि इसके दोनों तरफ जो होती है ढलान होती है, राइट, नीचे की तरफ, तो उल्टा ट्राइंगल ये आप कह सकते हो, ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो ट्रेंचेस आर द साइट्स ऑफ सबडक्शन जोन इन द प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना ही है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में एक हम लोग को सबडक्शन जोन देखने को मिलता है। तो ये जो एरिया होता है ट्रेंचेस जहां पर बनते हैं वो एरिया प्लेट टेक्टोनिक्स में सबडक्शन जोन का हम लोग को नजर आता है, राइट। एंड देयर डेप्थ में वेरी फ्रॉम 6,000 टू 11,000 मीटर। तो ट्रेंचेस की जो गहराई जो होती है वो 6,000 से लेकर 11,000 मीटर तक की हम लोग को देखने को मिल सकती है, राइट। द ट्रेंचेस ऑफ द पैसिफिक ओशियन स्ट्रेच फॉर एज लॉन्ग एज 25 माइल्स, जैसे कि पेरू चिले ट्रेंच हम लोग को देखने को मिलता है, 2500 माइल्स लंबा ये ट्रेंच हम लोग को नजर आ रहा है, पेरू चिले ट्रेंच, राइट। और भी काफी सारे ट्रेंचेस हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनकी डेप्थ काफी ज्यादा है, जैसे कि सबसे डीप जो है वो मरीना ट्रेंच हम लोग को देखने को मिलता है 35,600 फीट का या 11,200 मीटर की इसकी डेप्थ बताई जाती है। फिर आता है टोंगा ट्रेंच 35,430 फीट का, ये हम लोग को नजर आता है। फिर आता है मिंडानाओ, MINDANAO, मिंडानाओ ट्रेंच जो 34,428 फीट डीप इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेसिस पर ये हम लोग को नजर आते हैं कई बार ये ट्रेंचेस वगैरह, राइट। और आइलैंड आर्क्स के पास हम लोग को ये देखने को मिलते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं और काफी अर्थक्वेक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो ही मैंने आपको बताया ना प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में सबडक्शन जोन ये के पास हम लोग को ये ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं और जहां पर सबडक्शन जोन है तो वहां पर काफी ज्यादा हम लोग को वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये तो नॉर्मल इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीजें हमने जानी ट्रेंचेस के बारे में, तो सिंपल सी चीज है, ट्रेंचेस के बारे में आप लोग को जानकारी रखना है। इसके अलावा सबमरीन रिजेस जो है वो क्या होते हैं, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो नैरो इलोंगेटेड रिजेस राइज स्टीपली फ्रॉम द एबिसल प्लेन। तो देखो सबमरीन रिजेस जो है वो किस प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो ये थोड़ी सी ऊपर जाती है फिर नीचे जाती हैं, राइट, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, यानी कि इस प्रकार का अनइवन सरफेस इसका हम लोग को
देखने को मिलता है सबमरीन रिजेस के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली वॉल्केनिक आइलैंड और जहाँ पर ये सब चीज़ें होती है ना, तो उसी के जो है वो हम लोग अगर बात करें एबिसल प्लेन की, तो एबिसल प्लेन के एंड में आप कह सकते हो कि ये हम लोग को नजर आती है। और दे रिजेंबल द रिजेस ऑन द लैंड, एग्जाम्पल एटलांटिक रिजेस हो गया, 16,000 किलोमीटर लंबी ये हमें नजर आती है। तो और इट इज द लॉन्गेस्ट रिज इन द वर्ल्ड, तो याद रखना लॉन्गेस्ट रिज इन द वर्ल्ड इज एटलांटिक रिज, राइट। और द पीक्स ऑफ सम ऑफ द रिजेस में राइज अबव द सी लेवल टू फॉर्म एन आइलैंड, तो कुछ कुछ ऐसी रिजेस होती हैं जो समुद्र के ऊपर चली जाती हैं, राइट। तो वो बेसिकली आइलैंड बना लेती हैं, यानी कि बहुत लंबी होती हैं, बहुत मोटी सी हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। जैसे कि एसेंशन, फिलीपींस आइलैंड, तो ये सब जो आइलैंड्स हैं ये रिजेस के द्वारा बनाए गए हैं, राइट। तो ये एक इसका फीचर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सबमरीन रिज हो गई। तो पूरी चीज हमने डिस्कस करी अभी, जैसे कि हमने स्टार्ट किया कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करी, फिर कॉन्टिनेंटल राइज की बात करी, ओशियन बेसिन या एबिसल प्लेन की हम लोगों ने बात करी, ट्रेंचेस के बारे में देखा, वॉल्केनिक आइलैंड देखा, वेरियस फीचर्स जो है वो देखे, इसमें सबमरीन रिज जो है वो हम लोगों ने कवर किया। तो ये पूरी चीज जो है वो आपके ओशियन रिलीफ के अंदर आती है। इसके अलावा ओशियन डिपॉजिट्स की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ओशियन डिपॉजिट्स, तो मोस्ट ऑफ द ओशियन बॉटम इज कवर्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ बॉटम सेडिमेंट्स। तो ओशियन जो होता है वो उसमें काफ़ी सारे सेडिमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट्स कहाँ से आते हैं, तो स्टार्टिंग से ही हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि रिवर से आते हैं ये सब पूरे सेडिमेंट्स, राइट। तो ये डिपॉजिट ऑफ मिनरल ग्रेन्स, रॉक फ्रेगमेंट्स फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स, तो कॉन्टिनेंट से रॉक्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, राइट। एंड मिक्सड विद डिजॉल्व्ड शेल्स एंड बोन्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म, तो समुद्र के नीचे जो जीवन है, लाइफ जो है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मछली मर जाती है या जो भी जीवन जो समुद्र के नीचे है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके हम लोग को फॉसिल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, बोन्स वगैरह देखने को मिलते हैं, राइट, रिमेन्स देखने को मिलते हैं। इन जनरल सेडिमेंट डिपॉजिट्स आर थिन और एब्सेंट और द न्यूली फॉर्म्ड क्रस्ट ऑफ द मिड ओशियन रिजेस एंड आर थिकेस्ट ऑन द ओल्डर क्रस्ट एंड नियर कॉन्टिनेंट्स, तो कॉन्टिनेंट के नज़दीक पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग को नज़र आते हैं, राइट। ये मतलब ये जो लेयर जो होती है पूरी डिपॉजिट्स की, तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो हम लोग कवर कर रहे हैं ओशियन डिपॉजिट्स के कुछ फीचर्स, राइट। तो टोटल 4 इसमें अलग अलग हम लोग को कैटेगरीज देखने को मिलती है, क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। एक है टेरिजीनस सेडिमेंट्स, TERRI टेरी, GENOUS जेनिस सेडिमेंट्स, और दूसरा है पेलाजिक सेडिमेंट्स, PELAGIC पेलागिक सेडिमेंट्स। तीसरा जो है ग्लेशियल मरीन सेडिमेंट्स, GLACIAL ग्लेशियल मरीन सेडिमेंट्स, और एक है वॉल्केनिक सेडिमेंट्स। तो इसको हम लोग 4 चीज़ों को देखने वाले हैं। तो पहले शुरुआत होती है टेरिजीनस सेडिमेंट से। तो टेरिजीनस सेडिमेंट्स का मतलब, पहली बात तो टेरिजीनस का मतलब होता है ऑफ लैंड ओरिजिन, राइट, ऑफ लैंड ओरिजिन। और टेरिजीनस सेडिमेंट्स आर द लैंड डिराइव्ड सिल्ट्स एंड क्लेज दैट आर कैरीड टू सी बाय रिवर्स। तो जो नदी वगैरह जो होती हैं ये समुद्र में क्या लेकर आती हैं, मिट्टी लेकर आती हैं, क्लेज, सिल्ट्स वगैरह जो है वो लेकर आती हैं। विंड ऑल्सो कैरी अर्थ डस्ट एंड सैंड्स आउट टू सी, तो जो हवा जो होती है वो भी धरती से क्या लेकर आती है, डस्ट, मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह जो है वो लेकर आती है, राइट। और एंड डिपॉजिट देम ऑन द सरफेस वेयर दे इवेंचुअली सिंक टू द बॉटम, तो समुद्र के सरफेस के पास लेकर आती है, फिर वो नीचे समुद्र के नीचे आकर इकट्ठा होने लगता है, राइट। ये वाली चीज। एंड टेरिजीनस डिपॉजिट आर मोस्टली फाउंड इन द रीजन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो टेरिजीनस डिपॉजिट जो होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलते हैं। तो सिंपल सी चीज है, टेरिजीनस का मतलब यही है कि वो जो मिट्टी वगैरह जो होती है इनिशियली जो लेकर आती है नदी या फिर धूल वगैरह जो हवा लेकर आती है, और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर आकर इकट्ठा होने लगती है, ठीक है, धरती से, मतलब यहाँ से, जमीन से, लैंड से। इसके अलावा पेलाजिक सेडिमेंट्स की अब बात करते हैं। पेलाजिक सेडिमेंट, PELAGIC पेलाजिक सेडिमेंट्स। तो दी सेडिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ओजी, इसको ओजी के नाम से भी जाना जाता है। एंड दे फॉर्म इन डीप वाटर एंड आर मोस्ट कॉमनली कंपोज्ड ऑफ शेल्स एंड स्केलेटल रिमेन्स ऑफ मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सिंपल सी चीज है, पेलाजिक सेडिमेंट्स जो है वो किस चीज से बनते हैं, तो जो मरीन एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं जब वो मर जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि उनके मरी हुई बॉडीज वगैरह जो होती है वो कुछ समय बाद सड़ जाती हैं, फॉसिल्स वगैरह बनती हैं, राइट। तो उससे उनके रिमेन से जो है ये चीज बनती है, ये सेडिमेंट्स बनते हैं। इसके अलावा ग्लेशियल मरीन सेडिमेंट्स की बात करें तो द मेजोरिटी ऑफ दीज सेडिमेंट्स, इसमें मेजोरिटी होती है ऐसे सेडिमेंट्स में जिसमें मड होता है, रॉक होता है, सैंड होता है, बोल्डर्स वगैरह होते हैं,
राइट। तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। तो इसमें ग्लेशियल मरीन सेडिमेंट्स में जैसे कि बोल्डर्स यानी कि पत्थर होता है, ठीक है, पत्थर होता है। तो जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि टेरिजीनस सेडिमेंट्स जो होते हैं तो उसमें धूल वूल आती है, धूल मिट्टी आती है, तो थोड़ा सा इसमें बड़ा आता है, जैसे इसमें पत्थर हो गया, चट्टान हो गया, राइट। ये ऐसी बड़ी बड़ी चीजें, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो इसमें आ जाती है, रेती वगैरह जो होती है वो इसमें आ जाती है। तो थोड़े से डेंस पार्टिकल्स जो होते हैं वो ग्लेशियल मरीन सेडिमेंट्स में आ जाते हैं। एंड दे वर डिपॉजिटेड व्हेन ग्लेशियर्स ऑफ द आइस एज मेल्टेड एंड रिट्रीटेड टुवर्ड्स द पोल्स। तो पोल्स के पास जो है ये डिपॉजिट हम लोग को नजर आते हैं, राइट, बर्फ के अंदर देखने को मिलते हैं, इसलिए तो इसका नाम है ग्लेशियल मरीन सेडिमेंट्स। एंड दी सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड टुडे बाय आइसबर्ग्स। तो आज की डेट में आइसबर्ग्स में ये डिपॉजिट है। सिंस इन मोस्ट केसेस आइसबर्ग्स आर पीस ऑफ ग्लेशियर दैट ब्रेक ऑफ एंड फ्लोट टू द सी एंड मेल्ट। तो ग्लेशियर से जो है वो आइसबर्ग्स निकलते हैं, जिसको आइस शीट्स हम लोग कहते हैं कई बार, और फिर वो आगे जाके पानी में जाकर मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होती है तो इसमें मौजूद जो सेडिमेंट्स होते हैं वो नीचे जो है वो समुद्र के बॉटम में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, राइट। एंड दी सेडिमेंट्स आर फाउंड प्राइमरली इन हाई एल्टीट्यूड्स विद इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये ज्यादातर हाई एल्टीट्यूड्स में पोल के नजदीक जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये वाले सेडिमेंट्स ग्लेशियल मरीन सेडिमेंट्स, नाम से हमारा ग्लेशियल है, राइट, तो बर्फ जमी होगी उसमें। फिर होता है वॉल्केनिक सेडिमेंट्स। तो दीज डिपॉजिट्स प्राइमरली प्यूमिस एंड एश। तो जो देखो वॉल्केनो से जो चीजें बाहर निकलती है, वॉल्केनिक इरप्शन में हमें देखने को मिलता है, लावा निकलता है, ये सब चीजें निकलती हैं, तब उसमें वो ठंडा होता है लावा, तो उसके बाद जो फॉर्म्स और फीचर्स बनते हैं तो वो वॉल्केनिक सेडिमेंट्स के तौर पर हमें नजर आते हैं। दे आर फाउंड इन बोथ डीप एंड शैलो वाटर इन ऑल वर्ल्ड्स ओशियन। तो पूरे वर्ल्ड के ओशियन में डीप और शैलो वाटर्स पर ये पाए जाते हैं वॉल्केनिक सेडिमेंट्स। तो ये चीजें हैं। तो इसी के साथ ओशियन रिलीफ वाला जो टॉपिक है अपना पूरा का पूरा कंप्लीट होता है।